तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अलीटा बैटल एंजल 2 नाम की इस मूवी के बारे में। इसका पार्ट 1 हमें 2019 में देखने को मिल चुका है, जो कि एक अमेरिकन साई-फाई एक तरह से एक्शन मूवी है। तो इसी के बारे में आज पूरी जानकारी बताया गया। इसके दूसरे पार्ट के बारे में कब तक हमें ये देखने को मिलने वाला है, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकी साइबरपंक एक्शन फिल्म है जो युकितो किशिरो की मंगा सीरीज गनम या अंग्रेजी में बैटल एंजेल एलिटा पर आधारित है। इसका निर्देशन रॉबर्ट रोड्रिग्ज ने किया था, जिसका निर्माण जेम्स कैमरून और जॉन लैंडो ने किया था, और इसे कैमरून और लेटा कलोग्रिडिस ने लिखा था। रोजा सालाजार ने परफॉर्मेंस कैप्चर एनिमेशन के जरिए एलिटा की भूमिका निभाई है, जो एक साइबॉर्ग है जो अपने अतीत की यादों के बिना एक नए शरीर में जागती है और अपने भाग्य को उजागर करने के लिए निकल पड़ती है। क्रिस्टोफ वाल्च, जेनिफर कोनेली, महेरशला अली, एड स्क्रेन, जैकी अर्लहेली और कीन जॉनसन सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। 2003 में घोषित कैमरून के अवतार 2009 और इसके सीक्वल पर काम के कारण उत्पादन में बार-बार देरी हुई। विकास नरक के वर्षों के बाद अप्रैल 2016 में रोड्रिगेज को एलिटा के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया, जिसके अगले महीने सालाजार को मुख्य भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2016 में ऑस्टिन, टेक्सास में शुरू हुई, ज्यादातर रोड्रिगेज के ट्रबलमेकर स्टूडियो में, और फरवरी 2017 तक चली। एलिटा बैटल एंजेल का वर्ल्ड प्रीमियर 31 जनवरी 2019 को लंदन के ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में हुआ था और इसे 14 फरवरी 2019 को 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया था। यह अवतार के बाद लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली फिल्म है और डिज्नी द्वारा 21th सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण से पहले 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई आखिरी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में $405 मिलियन की कमाई की, जिससे यह रोड्रिग्ज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, दृश्य प्रभावों और सालाजार के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जबकि पटकथा की आलोचना की गई। एक सीक्वल विकास में है। कथानक वर्ष 2563 में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स (यूआरएम) के खिलाफ एक भयावह युद्ध में पृथ्वी के तबाह होने के 300 साल बाद वैज्ञानिक डायसन इडो आयरन सिटी स्क्रैपयार्ड में एक अखंडित महिला साइबॉर्ग को खोजते हैं, जिसका मस्तिष्क बरकरार है। वह इसे एक नए साइबॉर्ग शरीर के साथ जोड़ता है और अपनी दिवंगत बेटी के नाम पर उसका नाम अलीटा रखता है। एलिटा बिना किसी याद के जागती है और ह्यूगो से दोस्ती करती है, जो अमीर आकाश शहर जालेम में जाने का सपना देखता है। वह चिरेन से भी मिलती है, जो इडो की पूर्व पत्नी है। ह्यूगो एलिटा को मोटरबॉल से परिचित कराता है, जो साइबॉर्ग ग्लेडिएटर द्वारा खेला जाने वाला रोलरबॉल जैसा खेल है। ह्यूगो चुपके से वेक्टर के लिए साइबॉर्ग के अंगों को लूट लेता है, जो मोटरबॉल टूर्नामेंट का मालिक और आयरन सिटी के शासक प्राधिकरण फैक्ट्री का वास्तविक शासक है। एक रात एलिटा इडो का पीछा करती है। वे ग्रेविश्का के नेतृत्व में हत्यारे साइबॉर्ग द्वारा घात लगाए जाते हैं। इडो घायल हो जाता है और एलिटा सहज रूप से पेंजर कुंस्ट का उपयोग करके लड़ती है, जो मशीन बॉडी के लिए एक खोई हुई युद्ध कला है। वह 2 साइबॉर्ग को मार देती है और ग्रेविश्का को नुकसान पहुंचाती है, जो पीछे हट जाता है। इडो बताता है कि वह एक हंटर वॉरियर है, जो फैक्ट्री द्वारा नियुक्त एक इनाम शिकारी है। ग्रेविश्का चिरेन से मदद मांगती है, जो वेक्टर के लिए काम कर रहा है। एलिटा का मानना है कि लड़ाई उसे अपने अतीत को फिर से खोजने में मदद करेगी, लेकिन इडो उसे हंटर वॉरियर बनने से हतोत्साहित करता है। एलिटा को एक बरसरकर का उन्नत साइबॉर्ग शरीर मिलता है, दुश्मन यूआरएम के शॉक ट्रूप्स, जिसमें एलिटा को पता चलता है कि वह एक सदस्य थी। इडो एलिटा को इसमें शामिल करने से इनकार कर देता है। एलिटा हंटर वॉरियर के रूप में पंजीकृत होती है। कैंसस बार में वह और ह्यूगो ग्रेविश्का को हराने में मदद करने के लिए अन्य हंटर वॉरियर को भर्ती करने का प्रयास करते हैं।
हंटर वॉरियर जैपन एलिटा को भड़काता है और वह उसे एक लड़ाई में हरा देती है, जिससे बार में झगड़ा शुरू हो जाता है जब तक कि ईडो नहीं आ जाता। एक उन्नत ग्रेविश्का प्रकट होता है और एलिटा को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, जिसे जालेम के अधिपति नोवा ने उसे नष्ट करने के लिए भेजा है। ईडो, ह्यूगो और हंटर वॉरियर डॉगमास्टर मैकटीग द्वारा ग्रेविश्का को पीछे हटने के लिए मजबूर करने से पहले एलिटा के शरीर को ग्रेविश्का द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। ईडो माफी मांगता है और एलिटा को बरसरकर के शरीर में प्रत्यारोपित करता है। ह्यूगो से प्यार हो जाने के बाद एलिटा ह्यूगो को जलेम भेजने के लिए पुरस्कार राशि के लिए मोटरबॉल ट्रायल में प्रवेश करती है। ह्यूगो ने अपना आपराधिक काम छोड़ने का फैसला किया। वह अपने साथी तांजी का सामना करता है, लेकिन जापान प्रकट होता है, तांजी को मार देता है और हत्या के लिए ह्यूगो को दोषी ठहराता है। ह्यूगो भाग जाता है और मदद के लिए एलिटा को बुलाता है। वह दौड़ छोड़ देती है और उसे ठीक उसी समय पाती है जब जापान ह्यूगो को घातक रूप से घायल कर देता है। चिरेन एलिटा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उसका कटा हुआ सिर जोड़कर ह्यूगो को बचाता है। जब जापान एलिटा को रोकने का प्रयास करता है, तो वह उसका दमिश्क ब्लेड पकड़ लेती है और उसका चेहरा काट देती है। ईडो ह्यूगो के सिर को एक साइबॉर्ग बॉडी पर ट्रांसप्लांट करता है और एलिटा को बताता है कि वेक्टर का ह्यूगो को जलेम तक पहुंचने में मदद करने का प्रस्ताव झूठ था और आयरन सिटी के नागरिक केवल मोटरबॉल चैंपियन बनकर ही जलेम में प्रवेश कर सकते हैं। एलिटा वेक्टर से भिड़ जाती है, जो बताता है कि चिरेन को उसके अंगों के लिए काटा गया है। वेक्टर ग्रेविश्का को बुलाता है, जिसे एलिटा अपने नए शरीर से आसानी से नष्ट कर देती है। नोवा वेक्टर के माध्यम से उससे बात करती है। जब नोवा अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है, तो एलिटा वेक्टर को घातक रूप से घायल कर देती है। ईडो एलिटा से संपर्क करता है और उसे बताता है कि ह्यूगो जालेम की ओर एक कार्गो ट्यूब पर चल रहा है। एलिटा उसे पकड़ती है और उससे उसके साथ वापस आने की विनती करती है। वह सहमत हो जाता है, लेकिन नोवा द्वारा गिराई गई एक दांतेदार रक्षा अंगूठी उसके शरीर को चीर देती है और उसे ट्यूब से नीचे फेंक देती है। एलिटा उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसे ऊपर नहीं खींच पाती। वह उसे बचाने के लिए आने के लिए धन्यवाद देता है, फिर गिर जाता है। महीनों बाद एलिटा मोटरबॉल में एक उभरता हुआ सितारा है। वह बदला लेने की कसम खाती है, अपनी तलवार जालेम की ओर इशारा करती है, जहां एक मुस्कुराता हुआ नोवा देखता है। जेम्स कैमरून के संभावित निर्देशक के रूप में फिल्म का निर्माण लाइव एक्शन और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के उसी मिश्रण के साथ किया जाना था जिसका उपयोग कैमरून ने अवतार में किया था। 29 विशेष रूप से कैमरून मुख्य चरित्र एलिटा को पूरी तरह से सीजीआई में प्रस्तुत करना चाहते थे। 22 कैमरून ने कहा था कि वह फिल्म के निर्माण के लिए अवतार के लिए विकसित तकनीकों का उपयोग करेंगे, जैसे फ्यूजन कैमरा सिस्टम, फेशियल मोशन कैप्चर और सिमुलकैम। 40 मई 2006 में वैराइटी ने बताया कि कैमरून ने फिल्म के निर्माण के लिए पिछले 10 महीने तकनीक विकसित करने में बिताए हैं। 41 अक्टूबर 2018 में मार्क गोर्नर, एक डिजिटल कलाकार जिन्होंने 1.5 साल तक फिल्म पर काम किया था, ने टिप्पणी की कि फिल्म पर प्री प्रोडक्शन का काम ज्यादातर खत्म हो गया था। 42 फरवरी 2019 के एक साक्षात्कार में कैमरन ने खुलासा किया कि उन्होंने पनामा में जालम के तैरते शहर को सेट किया। 43 विशेष रूप से पनामा सिटी। 44 उन्होंने समझाया कि जालम शहर तैर नहीं रहा है, बल्कि एक अंतरिक्ष लिफ्ट से लटका हुआ है, जो केवल भूमध्य रेखा के पास शारीरिक रूप से काम करेगा। नए स्थान के परिणामस्वरूप आयरन सिटी को स्पेनिश साइनेज और लैटिन अमेरिकी वास्तुकला के साथ डिजाइन किया गया था। 45 रलाई। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अप्रैल 2016 के एक लेख में बताया गया था कि माइका मोनरो, रोजा सालाजार और जेंडाया उन अंतिम अभिनेत्रियों में शामिल थीं जिन्हें फिल्म में अलीटा की भूमिका के लिए माना जा रहा था और कुछ ही हफ्तों में फैसला हो जाएगा। 38 लेख में बताया गया था
कि जेंडाया की पूर्व शेक इट अप सहकलाकार बेला थॉर्न ने भी इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। 38 मई 2016 के अंत के करीब कोलाइडर ने बताया कि सालाजार को चुना गया था। 46 अगस्त 2016 में यह बताया गया कि क्रिस्टोफ वाल्चडॉ डायसन इडो की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे। 47 जो मूल मंगा से डायसुके इडो के समकक्ष थे। 48 14 सितंबर 2016 को यह घोषणा की गई कि जैकी अर्ल हेली को साइबोर्ग खलनायक के रूप में लिया गया है। 49 21 सितंबर 2016 को वैराइटी ने बताया कि एड स्क्रीन फिल्म में एक भूमिका के लिए बातचीत कर रहे थे। 50 हॉलीवुड रिपोर्टर ने बाद में पुष्टि की कि उन्हें प्रतिपक्षी जैपन के रूप में चुना गया था। 51 30 सितंबर 2016 को कीन जॉनसन को एलिटा के प्रेमी ह्यूगो की भूमिका निभाने के लिए फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर मिली थी, जो बाद में उसके लिए मोटरबॉल नामक एक ग्लैडिएटर शैली का खेल खेलने का कारण बन जाता है। 52 स्टूडियो ने इस भूमिका के लिए अवन जोगिया, डगलस बूथ, जैक लोवेन और नोआ सिल्वर पर भी विचार किया, लेकिन जॉनसन पर फैसला किया क्योंकि वे किसी और जातीय रूप से अस्पष्ट व्यक्ति की तलाश में थे। 52 3 अक्टूबर 2016 को महेरशला अली कथित तौर पर वेक्टर की खलनायक की भूमिका के लिए बातचीत कर रहे थे, जो मोटरबॉल मुकाबला मैचों में हेराफेरी करता है। 6 89वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की जीत के बाद एक साक्षात्कार में अली ने खुलासा किया कि वह फिल्म में 2 भूमिकाएं निभाएंगे। 5 अक्टूबर 2016 को यह बताया गया कि ईजा गोंजालेज फिल्म में शामिल हो गई है। 54 गोंजालेज रॉड्रिग्ज की टेलीविजन श्रृंखला फ्रॉम डस्क टिल डॉन द सीरीज में प्रमुख पात्रों में से एक है। 7 अक्टूबर 2016 को फिल्म में एक भूमिका के लिए जॉर्ज लेंडेबोर्ग जूनियर की घोषणा की गई थी। वह ह्यूगो के दोस्त की भूमिका निभाएंगे। 55 लाना कोंडोर को 11 अक्टूबर 2016 को अनाथ किशोरी कोयोमी की भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल होने की सूचना मिली थी। 56 18 अक्टूबर 2016 को लियोनार्ड वू को साइबोर्ग किनुबा के रूप में लिया गया था। 57 मार्को जारोर दिसंबर 2016 में साइबोर्ग अजाकुट्टी के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 58 59 फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद 22 फरवरी 2017 को मिशेल रोड्रिग्ज को एक भूमिका के लिए पूर्वव्यापी रूप से घोषित किया गया था। 60 फिल्माने फिल्म की शूटिंग 17 अक्टूबर 2016 को टेक्सास के ऑस्टिन में रॉबर्ट रॉड्रिग्ज के ट्रबलमेकर स्टूडियो में शुरू हुई और 9 फरवरी 2017 को समाप्त हुई। 49 61 62 जनवरी 2017 के अंत में 3 6 और 7 फरवरी 2017 की रात को ऑस्टिन में फिल्म के दृश्यों के लिए रॉकर, पंक या इमो एक्स्ट्रा की तलाश में कास्टिंग कॉल की गई। 63 64 सालाजार ने फिल्म में एक्शन दृश्यों की तैयारी के लिए 5 महीने तक गहन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण लिया, जिसमें ईगल क्लॉ कुंग फू, मय थाई और स्टाफ वर्क सीखा। 65 66 जेम्स कैमरून ने यह भी तय किया कि फिल्म ब्रूस ली को श्रद्धांजलि देगी, जिसे एलिटा की मुक्का मारने की तकनीक के माध्यम से देखा जा सकता है, एक दृश्य के दौरान जहां वह एक दर्पण के सामने अभ्यास करती है। 67 दृश्य प्रभाव विजुअल इफेक्ट वेटा डिजिटल, डीएनईजी और फ्रेमस्टोर द्वारा प्रदान किए गए थे और जो लेट्री, एरिक सैंडॉन, निक एपस्टीन, रेमंड चेन और निगेल डेंटनहॉवेस द्वारा देखरेख की गई थी। 68 वेटा डिजिटल एलिटा डिजिटल कठपुतली का प्राथमिक विक्रेता था, जिसके लिए कंपनी को सालाजार के प्रदर्शन की सभी सूक्ष्मताओं और जटिलताओं को मोशन कैप्चर करने के लिए अपने मोशन कैप्चर तरीकों को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता थी। 69 संगीत मुख्य लेख एलिटा बैटल एंजेल साउंड ट्रैक 17 दिसंबर 2018 को यह घोषणा की गई कि अंग्रेजी अल्बानियाई गायक दुआ लिपा का एक गाना फिल्म के साउंड ट्रैक पर स्वान सॉन्ग शीर्षक से शामिल होगा। 70 गीत और आधिकारिक संगीत वीडियो 24 जनवरी 2019 को जारी किया गया था। 71 फ्लोरिया सिगिस्मोंडी द्वारा
निर्देशित आधिकारिक संगीत वीडियो के साथ। टॉम होल्केनबॉर्ग ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार किया और साथ ही सहलेखक के रूप में स्वान सॉन्ग गीत भी लिखा। फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम को 14 फरवरी 2019 को मिलान रिकॉर्ड्स द्वारा डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था, अगले दिन एक भौतिक रिलीज के साथ। रोजा सालाजार, एलिटा, एक पुनर्जीवित साइबॉर्ग जो भूलने की बीमारी से पीड़ित है। क्रिस्टोफ वाल्चर डॉ, डायसन इडो, एक प्रसिद्ध साइबॉर्ग वैज्ञानिक, अंशकालिक इनाम शिकारी और एलिटा के पिता। रॉ चिरेन के रूप में जेनिफर कोनेली, इडो की अलग हुई पूर्व पत्नी, एक कुशल साइबॉर्ग इंजीनियर जो वेक्टर के लिए काम करती है। 5 महेरशला अली वेक्टर के रूप में। 6 फैक्ट्री में एक प्रभावशाली उद्यमी जिसके आपराधिक संबंध है और जो नोवा के प्रॉक्सी के रूप में भी काम करता है। एड स्क्रेन, जैपन, एक घमंडी तलवार चलाने वाला इनाम शिकारी साइबॉर्ग जो एलिटा के खिलाफ अहंकारी प्रतिशोध पर उतरता है। जैकी अर्ल हेली ग्रेविश्का के रूप में, एक विशाल आपराधिक साइबॉर्ग जो नोवा के लिए उसके निजी हत्यारे और प्रवर्तक के रूप में काम करता है। 7-8 कीन जॉनसन, ह्यूगो, एलिटा का प्रेमी और नैतिक रूप से विवादित स्क्रैप डीलर। जॉर्ज लेंडेबोर्ग जूनियर, तांजी, ह्यूगो का कबार का सौदा करने वाला दोस्त और अपराध में उसका साथी, जो अधिक चालाक है और ह्यूगो के नैतिक मूल्यों से सहमत नहीं है। लाना कोंडोर, कोयोमी, एक किशोरी जो ह्यूगो और तांजी की दोस्त है। इडारा विक्टर, नर्स गेरहाद, इडो की सहायक के रूप में। जेफ फेही, मैकटीग, एक शिकारी योद्धा जो साइबॉर्ग कुत्तों के एक समूह का नेतृत्व करता है। ईजा गोंजालेज, निसियाना, एक वांछित अपराधी साइबॉर्ग हत्यारा और ग्रेविश्का के अधीनस्थों में से एक। डेरेक मियर्स रोमो, एक वांछित अपराधी साइबॉर्ग हत्यारा और ग्रेविश्का के अधीनस्थों में से एक। लियोनार्ड वुकिनुबा के रूप में, एक शीर्ष लीग मोटरबॉल खिलाड़ी जिसके अंग ह्यूगो के जैकिंग गिरोह द्वारा काट दिए गए थे। 9 रिक यून, मास्टर क्लाइव ली, एक शिकारी योद्धा जिसने 207 हत्याओं का रिकॉर्ड बनाया। कैस्पर वान डियन, अमोक, एक साइबॉर्ग जो इडो की बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार है। एले लामोंट स्क्रूहेड, एक साइबॉर्ग जिसे फैक्ट्री द्वारा नियुक्त सबसे घातक हंटर योद्धाओं में से एक माना जाता है। 10 बिना श्रेय के कैमियो में एलिटा के साइबॉर्ग गुरु गेल्डा की भूमिका में मिशेल रोड्रिग्ज, मोटरबॉल चैंपियन जशुगन की भूमिका में जय कोर्टनी तथा नोवा की भूमिका में एडवर्ड नॉर्टन शामिल है। उत्पादन, विकास, बैटल एंजेल एलिटा 1990 के दशक की शुरुआत में युकितो किशिरो द्वारा लिखी गई जापानी साइबरपंक मंगा श्रृंखला, मूल रूप से फिल्म निर्माता गिलर्मो डेल टोरो द्वारा जेम्स कैमरून के ध्यान और कैमरून तुरंत इस अवधारणा से मोहित होगा। 11, 12, 13, 14, 15 डोमेन नाम battleangelalitha.com जेम्स कैमरून के लिए जून 2000 के आसपास 20वीं शताब्दी फॉक्स द्वारा पंजीकृत किया गया था। 16 फॉक्स ने battleangelmovie.com डोमेन भी पंजीकृत किया। 17 अप्रैल 2003 में मूवीहोल द्वारा यह बताया गया कि कैमरून ने पुष्टि की है कि वह एक बैटल एंजेल फिल्म का निर्देशन करेंगे। 18 मई 2003 को फूजी टीवी पर कार्यक्रम। 19 यह मूल रूप से टीवी श्रृंखला डार्क एंजेल के बाद उनका अगला प्रोडक्शन होने वाला था। 20 जो बैटल एंजेल एलिटा से प्रभावित था। 21 बाद में इसे जनवरी 2005 में एलियंस ऑफ द डीप के बाद उनकी अगली फिल्म होने वाला था। 22 जून 2005 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने दावा किया कि फिल्म में देरी हो रही थी, जबकि कैमरून प्रोजेक्ट 880 नामक एक फिल्म विकसित कर रहे थे। 23 जिसे बाद में अवतार नाम दिया गया। 24 एंटरटेनमेंट वीकली ने फरवरी 2006 में एक साक्षात्कार चलाया जिसमें कैमरून ने कहा कि 20वीं शताब्दी फॉक्स के साथ उनका सौदा यह था कि वह दोनों फिल्मों का निर्माण करेंगे। 25 लेख में यह भी दावा किया गया था कि बैटल एंजेल सितंबर 2009 में रिलीज होने वाली थी। 25 जून 2006 में कैमरून ने टिप्पणी की कि बैटल एंजेल 2 नियोजित फिल्म त्रयी में से दूसरी थी जिसे वह विकसित कर रहे थे,
जिसमें पहला अवतार था। 26 मई 2008 में कैमरून ने संकेत दिया कि वह द डाइव नामक एक फिल्म पर काम करेंगे। 28 दिसंबर 2009 में कैमरून ने एमटीवी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान टिप्पणी की कि बैटल एंजेल की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। 29 फरवरी 2010 में निर्माता जॉन लैंडो ने टिप्पणी की कि वह कैमरून को फिल्म के लिए मंगा से शीर्षक बदलकर एलिटा बैटल एंजेल करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। 11 कैमरून ने बाद में प्रारंभिक स्रोत सामग्री से फिल्म के शीर्षक को पुनर्व्यवस्थित करने का कारण समझाया। सीक्वल शीर्षकों की संभावनाओं को अनुमति देना था। यह एलिटा बैटल एंजेल है, क्योंकि अगला एलिटा फॉलन एंजेल होगा और फिर एलिटा। आप जानते हैं, एवेंजिंग एंजेल और फिर एलिटा जो भी हो। मेरा मतलब है, यह मानते हुए कि हम कुछ पैसे कमाते हैं। 30 लैंडो ने यह भी खुलासा किया कि पटकथा लेखक लेटा कालोग्रिडिस ने फिल्म लिखने पर काम किया था। 11 अगस्त 2010 में कैमरून ने कहा कि फिल्म अभी भी उनके रडार पर। 31 उन्होंने फिर भी कहा कि उनका फिल्म को छोड़ने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें यह प्रोजेक्ट इतना पसंद आया कि वे इसे किसी अन्य निर्देशक को नहीं सौंप सकते। 12 लेकिन जून 2011 में दोहराया कि जब तक 2 अवतार सीक्वल पूरे नहीं हो जाते तब तक इसका निर्माण नहीं किया जाएगा। 32 उन्होंने कहा कि बैटल एंजेल कुछ सालों तक नहीं होने वाला है। 33 कैमरून के अनुसार अवतार को पहले बनाने का उनका कारण यह है कि उनका मानना है कि यह फिल्म पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा सकती है। 34 रॉबर्ट रोड्रिगेज फिल्म के निर्देशक। जुलाई 2013 में अल्फोंसो क्वारोन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कैमरून ने 2017 की तारीख तय की जिस दिन फिल्म का निर्माण शुरू होगा। 35 अक्टूबर 2015 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि निर्देशक रॉबर्ट रोड्रिग्ज फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे, जिसका शीर्षक अब एलिटा बैटल एंजेल है, और कैमरून जॉन लैंडो के साथ निर्माता के रूप में जुड़ेंगे। 36 कैमरून द्वारा रोड्रिगेज को कैमरून की 186 पृष्ठों की पटकथा और लगभग 600 पृष्ठों के नोट्स को संक्षिप्त करने और संयोजित करने के लिए लाया गया था, जो शूटिंग स्क्रिप्ट हो सकती थी। शूटिंग स्क्रिप्ट पर रोड्रिगेज के काम से संतुष्ट होकर कैमरून ने उन्हें निर्देशन का काम ऑफर किया। 37 अप्रैल 2016 में द हॉलीवुड रिपोर्टर 38 लेख में यह भी घोषणा की गई कि रोड्रिग्ज को निर्देशक के रूप में साइन किया गया है। 38 मई 2016 के अंत में फॉक्स ने फिल्म को 20 जुलाई 2018 को रिलीज करने की तारीख तय की। 39 विपणन। फिल्म का टीजर ट्रेलर 8 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था, जिसे जुलाई 2018 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था। 37 फुटेज को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, जिसमें अधिकांश टिप्पणी शीर्षक चरित्र एलिटा की उपस्थिति पर केंद्रित थी। द वर्ज के एंड्रयू लिप्टैक ने कहा कि चरित्र एक एनीमे गुड़िया की तरह दिखता है जो जीवित हो गई है, या एक डिज्नी चरित्र की तरह है जो सामान्य से बस थोड़ा अलग है। यह शायद एक जानबूझकर किया गया विकल्प है, जिसका उद्देश्य दर्शकों को हर पल यह याद दिलाना है कि एलिटा इंसान नहीं है। लेकिन इतने सालों तक सीजीआई एनिमेटरों द्वारा मानवीय चेहरों की नकल करने की कोशिश करने और पूरी तरह सफल नहीं होने के बाद, एक चरित्र को यथार्थवादी के इतने करीब मंडराते हुए देखना अभी भी परेशान करने वाला है, जबकि वह उससे बहुत दूर है। 73 कोलाइडर के एडम चिटवुड ने उत्सुकता और सतर्कतापूर्वक आशावादी होते हुए कहा, यह चीज पागलपन भरी लगती है, और अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कैमरून इसे निर्देशित करने पर विचार क्यों कर रहे थे। अपने नायक को वास्तविक मानव पात्रों के साथ बातचीत करने वाला एक फोटोरियल सीजीआई निर्माण बनाने का विकल्प बहुत महत्वाकांक्षी है, और मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि यह रॉबर्ट रोड्रिगेज द्वारा पहले किए गए किसी भी काम जैसा नहीं दिखता है। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा होगा या नहीं, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि यह कम से कम दिलचस्प तो होगा। 74
पहला ट्रेलर SDCC 2018 में दिखाया गया था और 23 जुलाई 2018 को ऑनलाइन आया। दिसंबर 2018 में रिलीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेलर में लिंकिन पार्क के न्यू डिवाइड का कवर दिखाया गया था, जिसे संगीतकार जे2 ने कवर किया था, जिसमें गायक एवरी भी शामिल थे। 75 तीसरा ट्रेलर नवंबर 2018 में रिलीज किया गया था, जो पहले ट्रेलर के लॉन्च होने के लगभग एक साल बाद था। 20 नवंबर 2018 को एक टाई-इन उपन्यास जारी किया गया था, जिसे विज्ञानकथा लेखक पैट कैडिगन ने लिखा था। आयरन सिटी शीर्षक से उपन्यास की कहानी ने फिल्म की घटनाओं से पहले आयरन सिटी में रहने वाले कुछ निवासियों पर केंद्रित एक प्रीक्वल के रूप में काम किया। उपन्यास का एक ऑडियोबुक रूपांतरण भी उसी तारीख को जारी किया गया था, जिसे ब्रायन निशी ने सुनाया था। फिल्म की रिलीज के साथ साथ निक आयर्स द्वारा इडो जर्नल नामक एक और उपन्यास 19 फरवरी 2019 को प्रकाशित हुआ था। A.B. बर्नस्टीन की द आर्ट एंड मेकिंग ऑफ द मूवी की 300 सीमित संस्करण प्रतियों पर रॉबर्ट रोड्रिग्ज ने हस्ताक्षर किए थे। फिल्म का आधिकारिक उपन्यासीकरण उसी तारीख को जारी किया गया था, जिसे पैट कैडिगन ने लिखा था। जनवरी 2019 में कैमरून और 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने ओपन बायोनिक्स के साथ मिलकर 13 वर्षीय डबल एम्प्यूटी टिली लॉकी को फिल्म के लंदन प्रीमियर के लिए एलिटा से प्रेरित बायोनिक हीरो आर्म्स की एक जोड़ी दी। 78 फरवरी 2019 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने प्रशंसकों के दौरे के लिए फिल्म की सेटिंग का एक पुनर्निर्माण पासपोर्ट टू आयरन सिटी बनाने के लिए IM 8 बिट के साथ सहयोग किया। पासपोर्ट टू आयरन सिटी न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजल्स और ऑस्टिन में उपलब्ध है। 79 मुक्त करना थिएट्रिकल फिल्म का विश्व प्रीमियर 31 जनवरी 2019 को लंदन के ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में हुआ। 80 और इसे 14 फरवरी 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं शताब्दी फॉक्स द्वारा रिलीज किया गया। 81, 82, 83 इसे मूल रूप से 20 जुलाई 2018 को रिलीज किया जाना था। 39 लेकिन फरवरी 2018 में फिल्म को 21 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया। 84 और बाद में सितंबर के अंत में इसकी अंतिम रिलीज की तारीख को फिर से पीछे धकेल दिया गया, जिसमें डेडपूल 2 का PG-13 कट इसकी जगह ले रहा था। 82 28 जनवरी 2019 को कैमरून ने घोषणा की कि सामान्य रिलीज से पहले फिल्म 31 जनवरी 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मुफ्त एक दिवसीय पूर्वावलोकन आयोजित करेगी। 85 इसे 5 फरवरी 2019 को चीनी नव वर्ष के अवसर पर हांगकांग, इंडोनेशिया, मकाऊ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी रिलीज किया गया। 86 6 फरवरी को फिलीपींस, 87 8 फरवरी को भारत, 88 और 22 फरवरी को जापान और मुख्य भूमि चीन। 89 90 यह फॉक्स की एक स्टैंडअलोन स्टूडियो के रूप में रिलीज होने वाली अंतिम फिल्म होने के लिए भी उल्लेखनीय है, क्योंकि एक महीने बाद 20 मार्च 2019 को स्टूडियो को द वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। मुकदमा 30 जनवरी 2019 को फ्लोरिडा स्थित मल्टीमीडिया कंपनी एपिक स्टोन ग्रुप ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर बैटल एंजेल नाम के ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। मुकदमे में दावा किया गया है कि एपिक स्टोन ग्रुप ने 2009 में कंप्यूटर गेम, एक्शन फिगर और अन्य मर्चेंडाइज के लिए बैटल एंजेल के लिए ट्रेडमार्क दायर किया था और इसने DVD, ई-बुक, फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों पर नाम का उपयोग करने के लिए अप्रैल 2018 में एक नया आवेदन दायर किया था। 91 92 30 मई 2019 को एपिक स्टोन ग्रुप ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के खिलाफ अपने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को खारिज करने के लिए दायर किया। 93 होम मीडिया एलिटा बैटल एंजेल को 20वीं सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 9 जुलाई 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। इसके बाद 23 जुलाई को ब्लू-रे 4 के अल्ट्रा HD और DVD रिलीज किए गए। 94 95 4 के संस्करण डॉल्बी विजन का उपयोग करने वाला फॉक्स का पहला 4 के रिलीज था। उसी डिस्क पर प्रतिद्वंद्वी प्रारूप HDR10 प्लस के साथ
फॉक्स पहले ही उस प्रारूप में फिल्में रिलीज कर चुका था और उसका समर्थक था 96 और इसमें एक अलग डिस्क पर फिल्म का एक बोनस 3D संस्करण भी शामिल है 95 अगस्त 2019 तक यह होम वीडियो पर हिट रहा, लगातार 2 हफ्तों तक ब्लूरे चार्ट में शीर्ष पर रहा 97 दिसंबर 2019 तक इसने होम वीडियो बिक्री में कम से कम $50 मिलियन की कमाई की है 98 रोजरिबर्ट.com से मोनिका कैस्टिलो ने लिखा कि रोड्रिग्ज, छायाकार बिल पोप और संपादकों स्टीफन ई रिवकिन और इयान सिल्वरस्टीन द्वारा तैयार किया गया दृश्य खजाना, तेज गति वाले एक्शन और उदास, फिर भी रंगीन, कल्पना के साथ किसी भी कथात्मक अड़चन को पार करने के लिए पर्याप्त है और फिल्म को 4 में से 2.5 अंक दिए 125 न्यूयॉर्क पत्रिका की एमिली योशिदा ने फिल्म की आलोचना की, लेकिन अंततः इसे आकर्षक पाया और सालाजार के प्रदर्शन की प्रशंसा की। इसमें से किसी के भी काम करने का एकमात्र कारण सालाजार है और मुझे यह कहने से नफरत है, वो बड़ी बड़ी आंखें, वे आखिरकार आत्मा की खिड़कियां है और एक ब्लॉकबस्टर 126 जेफरी एंडरसन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि यह विशाल आकार की विज्ञानफाई फिल्म यांत्रिक रूप से शैली के क्लिच के विशाल संग्रह को फिर से पेश करती है, जबकि दृश्य प्रभावों, खराब संवाद और नीरस, बेजान पात्रों के हमले के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। जेम्स कैमरून द्वारा सहलिखित और रॉबर्ट रॉड्रिग्ज द्वारा निर्देशित एलिटा बैटल एंजेल एक बुलबुले में खोई हुई लगती है। यह वास्तविक दुनिया, वास्तविक भावनाओं या किसी भी अन्य वास्तविक दुनिया में सामने आई समान फिल्मों के बारे में अनभिज्ञ है। 127 किशिरो ने फिल्म रूपांतरण की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म है। उन्होंने आगे कहा, हर बार जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे कुछ नया मिलता है। रचना अद्भुत है, सभी दृश्य खास है और कोई भी अनावश्यक दृश्य नहीं है। यह इतना रोमांचक है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैंने मूल कहानी बनाई है। मंगा का मुख्य भाग शानदार ढंग से फिल्म में डाला गया था। पात्रों की भावना और अस्तित्व का कारण सहित वे फिल्म में पूरी तरह से परिलक्षित हुए, इसलिए मैं बहुत खुश था। 128 पुरस्कार। कई पुरस्कारों और नामांकनों के अलावा एलिटा बैटल एंजेल को 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव श्रेणी में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन शॉर्टलिस्ट होने में असफल रहा। 129 130 पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। एनी पुरस्कार 25 जनवरी 2020 लाइव एक्शन प्रोडक्शन में कैरेक्टर एनिमेशन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि, माइकल कोजेंस मनोनीत। 131 ऑस्टिन फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन 7 जनवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ मोशन कैप्चर विशेष प्रभाव प्रदर्शन, रोजा सालाजार मनोनीत। 132 ड्रैगन पुरस्कार 7 अगस्त 2019 सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा या काल्पनिक फिल्म एलिटा बैटल एंजेल मनोनीत। 133 फ्लोरिडा फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 23 दिसंबर 2019 सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव जीत गया। 134 गोल्डन श्मोस पुरस्कार 8 फरवरी 2020 वर्ष की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म जीत गया। 135 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विज्ञानफाई फिल्म मनोनीत। 136 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव मनोनीत। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन 10 जनवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव या एनिमेटेड प्रदर्शन, रोजा सालाजार जीत गया। 137 सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव, जो लेटरी, एरिक सैंडन और निक एपस्टीन मनोनीत। हॉलीवुड प्रोफेशनल एसोसिएशन 21 नवंबर 2019 उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव, नाट्य फीचर, एरिक सैंडॉन, माइकल कोजेंस, डेजन मोमसिलोविक, मार्क हेंगा, केविन शेरवुड मनोनीत। 138 हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स 20 नवंबर 2019 विज्ञान फंतासी काल्पनिक फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर, टॉम होल्केनबोर्ग मनोनीत। 139 इमेजन पुरस्कार 12 अगस्त 2019 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फीचर फिल्म, रोजा सालाजार मनोनीत। 140 रीफ्रेम स्टाम्प 26 फरवरी 2020 शीर्ष 100
कमाई वाली कथात्मक विशेषता 20वीं सेंचुरी फॉक्स। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। एलिटा बैटल एंजेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 85.8 मिलियन डॉलर और अन्य देशों में 319.1 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 405 मिलियन डॉलर की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट 170 मिलियन डॉलर था। 4. यह रॉबर्ट रॉड्रिग्ज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 99 फिल्म को टूटने के लिए आवश्यक कुल दुनिया भर की कमाई के बारे में अनुमान अलग-अलग है। फॉक्स के अंदरूनी सूत्रों ने 350 मिलियन डॉलर का अनुमान लगाया है, लेकिन बाहरी वित्तीय प्रकाशनों ने राशि को 400-500 मिलियन आंका है। 101 कुछ का तर्क है कि फिल्म ने अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत तक भी तोड़ दिया, अन्य ने इसके नुकसान को 53 मिलियन डॉलर तक सूचीबद्ध किया। 102 उत्तरी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को शुरू में अपने शुरुआती सप्ताहांत में 18-22 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था और अपने पहले 4 दिनों में 3,790 सिनेमाघरों से लगभग 25 मिलियन डॉलर की कमाई करने का अनुमान था। 103 अपने पहले दिन 8.7 मिलियन डॉलर, बुधवार रात के पूर्वावलोकन से 2.4 मिलियन डॉलर सहित कमाने के बाद 5 दिवसीय अनुमानों को बढ़ाकर 36-40 मिलियन कर दिया गया। 105 फिर इसने रिलीज के दूसरे दिन 7.5 मिलियन डॉलर कमाए और सप्ताहांत में 28.5 मिलियन डॉलर की शुरुआत की, बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही। इसकी 4 दिवसीय सकल कमाई भी 37.2 मिलियन डॉलर और 5 दिवसीय कुल 42.5 मिलियन डॉलर थी। 106 शुरुआती सप्ताहांत के दर्शकों में 60% पुरुष और 40% महिलाएं थीं, जिनमें 44% श्वेत, 21% हिस्पैनिक, 15% एशियाई अमेरिकी और 14% अफ्रीकी अमेरिकी शामिल थे। 107 फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में 58% की गिरावट दर्ज की, 12 मिलियन डॉलर कमाए और नवागंतुक हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन द हिडन वर्ल्ड के बाद दूसरे स्थान पर रही और फिर अपने तीसरे में 7 मिलियन डॉलर कमाए, तीसरे स्थान पर रही। 109 अन्य प्रदेश। एलिटा 11 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, 10 एशियाई देशों के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम सहित में एक सप्ताह पहले खुली, जहां इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 32 मिलियन डॉलर की कमाई की। यह दक्षिण कोरिया में 10.9 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पर खुली, पहले स्थान पर ताइवान में 4.2 मिलियन डॉलर के साथ, जहां यह फॉक्स की अब तक की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। यूनाइटेड किंगडम में 4.2 मिलियन डॉलर, जिसमें 42% 3D शो से थी, और मलेशिया में 2.9 मिलियन डॉलर, जहां यह फॉक्स की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी पर थी। 110 अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सप्ताहांत में फिल्म ने 86 बाजारों से 56.2 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सकल कमाई 94.4 मिलियन डॉलर हो गई। 111 यह दुनिया भर में 84 मिलियन डॉलर के साथ सप्ताहांत की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। चीन में एलिटा ने रिलीज से पहले आधी रात के पूर्वावलोकन से 1 मिलियन डॉलर कमाए। 113 22 फरवरी 2019 को चीन में इसकी ओपनिंग रे ग्रॉस 20 मिलियन डॉलर थी, जो उम्मीदों से अधिक थी। इसके ओपनिंग वीकेंड का अनुमान 50 मिलियन डॉलर से बढ़कर 60 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया था। 114 फिल्म की दैनिक कमाई दूसरे दिन बढ़कर 24.8 मिलियन डॉलर हो गई। चीन में 2 दिन की सकल कमाई 44.55 मिलियन डॉलर थी। 115 फिल्म ने चीन में ओपनिंग वीकेंड की कमाई 65 मिलियन डॉलर की थी, जिससे यह फॉक्स की देश में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। इसने चीन में 603 आईमैक्स स्क्रीन से 9 मिलियन डॉलर 14% के साथ एक नया फरवरी आईमैक्स रिकॉर्ड भी बनाया। 117 चीनी ओपनिंग वीकेंड दर्शकों में 54% पुरुष और 46% महिलाएं शामिल थीं। 118 जापान में फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 3.2 मिलियन डॉलर के साथ लॉन्च किया।
अपने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सप्ताहांत में इसने 82 बाजारों में 92.5 मिलियन डॉलर के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 119 फिल्म ने उस सप्ताहांत दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी 104.4 मिलियन डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। 120 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर एलिटा बैटल एंजेल को 331 समीक्षाओं के आधार पर 61% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.110 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, एलिटा बैटल एंजेल की कहानी अपने विशेष प्रभावों के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करती है, लेकिन भविष्य के विज्ञानफाई एक्शन के प्रशंसक अभी भी खुद को पर्याप्त रूप से मनोरंजन से अधिक पा सकते हैं। 121 मेटाक्रिटिक पर 49 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 53 है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 122 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक के लोगों ने इसे 78% का समग्र सकारात्मक स्कोर और 59% निश्चित रूप से अनुशंसित दिया। 101 इंडीवायर के माइकल नॉर्डिन ने फिल्म को B+ का ग्रेड देते हुए कहा, एलिटा बैटल एंजेल रोड्रिगेज की सबसे अच्छी फिल्म है जब से उन्होंने फ्रैंक मिलर के ग्राफिक उपन्यास को स्क्रीन पर लाया है, एक विज्ञानफाई महाकाव्य जो अंतहीन अनुकूलन और रीबूट के युग में कुछ दुर्लभ करता है, अपनी क्षमता तक रहता है, जबकि आपको और अधिक की चाहत रखता है। 123 वैरायटी के लिए लिखते हुए गाय लॉज ने रोड्रिगेज के प्रयास की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म को गड़बड़ कहा और लिखा, यह मंगा आधारित साइबरपंक मूल कहानी एक बहुत ही जिप्पी प्रभाव शोकेस है, जो एक लंबी आत्माचुनौतीपूर्ण फ्रेंकस्टोरी द्वारा तौला गया है, जो हर बार शॉर्ट सर्किट होती है जब यह चलती है। 124 रॉबर्ट एंथोनी रोड्रिगेज बटा RDRIZ बटा जन्म 20 जून 1968। 1 अमेरिकी फिल्म निर्माता, संगीतकार और दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक है। वह अपनी कई फिल्मों की शूटिंग, संपादन, निर्माण और स्कोरिंग मैक्सिको और अपने गृह राज्य टेक्सास में करते हैं। रोड्रिगेज ने 1992 की एक्शन फिल्म एल मारियाची का निर्देशन किया था, जो $7,000 $2023 में $14,937 के बजट के मुकाबले $2.6 मिलियन $2023 में $5.5 मिलियन की कमाई के साथ व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। फिल्म के 2 सीक्वेल बने जिन्हें सामूहिक रूप से मैक्सिको ट्रिलॉजी के रूप में जाना जाता है, डेस्परेडो 1995 और वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको 2003। रोड्रिगेज ने 1996 में फ्रॉम डस्क टिल डॉन का निर्देशन किया और इसका टेलीविजन श्रृंखला रूपांतरण 2014 से 2016 विकसित किया। 3 उन्होंने 2005 के नियोनोयर क्राइम थ्रिलर एंथोलॉजी सिन सिटी, इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास से रूपांतरित, और 2014 की अगली कड़ी, सिन सिटी ए डेम टू किल फॉर का सहनिर्देशन किया। वह स्पाई किड्स फ्रेंचाइजी के निर्माता भी है, साथ ही द एडवेंचर्स ऑफ शार्कबॉय एंड लावागर्ल इन 3D 2005, प्लेनेट टेरर 2007, मैचे 2010, वी कैन बी हीरोज 2020 के निर्माता भी है, और उन्होंने द फैकल्टी 1998 और एलिटा बैटल एंजेल 2019 का भी निर्देशन किया है। रोड्रिगेज फिल्म निर्माता क्वेंटिन टारनटिनो के करीबी दोस्त और लगातार सहयोगी है। 4 जिन्होंने प्रोडक्शन कंपनी ए बैंड अपार्ट की स्थापना की, जिसके रोड्रिगेज सदस्य थे। दिसंबर 2013 में रोड्रिगेज ने अपना खुद का केबल टेलीविजन चैनल एल रे लॉन्च किया। प्रारंभिक जीवन। रोड्रिगेज का जन्म टेक्सास के सैन एंटोनियो में हुआ था, जो मैक्सिकन माता-पिता रेबेका नी विलेगास, एक नर्स, और सेसिलियोजी रोड्रिगेज, एक सेल्समैन के बेटे थे। 5-6 उन्होंने 11 साल की उम्र में फिल्म में अपनी रुचि शुरू की, जब उनके पिता ने पहले VCR में से एक खरीदा, जो एक कैमरे के साथ आया था। 7 1993 अटलांटा फिल्म महोत्सव में रॉबर्ट रोड्रिगेज,
दाएं। सैन एंटोनियो में सेंट एंथोनी हाई स्कूल सेमिनरी में पढ़ते समय रोड्रिगेज को स्कूल के फुटबॉल खेलों का वीडियो टेप करने का काम सौंपा गया था। उनकी बहन के अनुसार उन्हें जल्द ही नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सिनेमाई शैली में फुटेज शूट किया था जिसमें माता-पिता की प्रतिक्रियाओं और पूरे खेल को शूट करने के बजाय हवा में उड़ती गेंद के शॉट लिए गए थे। हाई स्कूल में उनकी मुलाकात कार्लोस गैलार्डो से हुई। वे दोनों हाई स्कूल और कॉलेज के दौरान वीडियो पर फिल्में शूट करते रहे। रोड्रिगेज ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के संचार कॉलेज गए, जहां उन्होंने कार्टूनिंग का भी शौक विकसित किया। स्कूल के फिल्म कार्यक्रम में स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त उच्च ग्रेड नहीं होने के कारण उन्होंने लॉस हूलिगन्स नामक एक दैनिक कॉमिक स्ट्रिप बनाई। कई पात्र उनके भाई बहनों पर आधारित थे, विशेष रूप से उनकी एक बहन मैरी कार्मेन। कॉमिक 3 साल तक छात्र समाचार पत्र द डेली टेक्सन में चली, जबकि रोड्रिगेज ने लघु फिल्में बनाना जारी रखा। 8. रोड्रिगेज ने वीडियो पर एक्शन और हॉरर शॉर्ट फिल्में शूट की और 2 वीसीआर पर एडिट की। 1990 के अंत में एक स्थानीय फिल्म प्रतियोगिता में उनके प्रवेश ने उन्हें विश्वविद्यालय के फिल्म कार्यक्रम में स्थान दिलाया। वहां उन्होंने पुरस्कार विजेता 16 मिमी शॉर्ट बेडहेड 1991 बनाई। यह फिल्म एक युवा लड़की के मनोरंजक दुस्साहस को दर्शाती है, जिसका बड़ा भाई अविश्वसनीय रूप से उलझे हुए बालों को रखता है, जिससे वह घृणा करती है। इस शुरुआती चरण में भी रोड्रिगेज की ट्रेडमार्क शैली उभरने लगी। त्वरित कट, तीव्र जूम और हास्य की भावना के साथ तेज कैमरा मूवमेंट। बेडहेड को ब्लैक मारिया फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई थी। इसे 2006 में मोमा में ब्लैक मारिया की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए फिल्म वीडियो क्यूरेटर सैली बर्जर द्वारा चुना गया था। आजीविका, कैरियर का आरंभ। लघु फिल्म बेडहेड ने उन्हें फिल्म निर्माता के रूप में करियर बनाने के लिए गंभीरता से प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया। 9. उन्होंने स्पेनिश में एक्शन फिल्म एल मारियाची 1992 की शूटिंग की। उन्होंने अपने दोस्त एड्रियन कानो द्वारा जुटाए गए धन और चिकित्सा परीक्षण अध्ययन में अपनी भागीदारी के लिए भुगतान से लगभग $7,000 में इसकी शूटिंग की। 10. इन चिकित्सा अध्ययनों की प्रक्रिया के दौरान उनकी मुलाकात पीटर मार्क्वार्ड से हुई, जो एल मारियाची में अभिनय करने गए। रोड्रिगेज ने 1993 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता। 11. स्पेनिश भाषा के कम बजट वाले होम वीडियो बाजार के लिए बनाई गई इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा कई लाख डॉलर की लागत से पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के साथ साफ सुथरा किया गया था। 13. मुख्यधारा की सफलता। 2007 में रोड्रिगेज और टारंटिनो डेस्परेडो एल मारियाची का सीक्वल था, जिसमें एंटोनियो बैंडेरस ने अभिनय किया था और सल्मा हायेक को उनकी अंग्रेजी भाषा की सफल भूमिका के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने पेश किया था। 14. 15. रोड्रिगेज ने वैम्पायर थ्रिलर फ्रॉम डस्क टिल डॉन पर क्वेंटिन टारंटिनो के साथ सहयोग किया। दोनों इसके 2 सीक्वल का सहनिर्माण भी किया। अपने स्वयं के केबल नेटवर्क एल रे के लिए टीवी श्रृंखला लिखी, निर्देशित और निर्मित की। 16. रोड्रिगेज ने केविन विलियमसन के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म द फैकल्टी पर भी काम किया है। 17. 2004 में ऑलरेड ने अपनी कॉमिक बुक द गोल्डन प्लेट्स का प्रचार करते हुए घोषणा की कि जॉर्ज हुआंग की पटकथा लगभग पूरी होने वाली है। ऑलरेड ने 2006 के वंडरकॉन में घोषणा की कि मैडमैन द मूवी का निर्माण संभवतः 2006 में शुरू होगा। हुआंग रोड्रिगेज के मित्र है, जिन्होंने उन्हें फिल्म निर्माण को करियर के रूप में अपनाने की सलाह दी थी। मई 2007 में यह घोषणा की गई कि रोड्रिगेज ने 2008 की रिलीज के लिए बारबेरेला के रीमेक का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 42. 2007 कॉमिक-कॉन सम्मेलन में अभिनेत्री रोसारियो डॉवसन ने घोषणा की कि बारबेरेला के कारण सिन सिटी ए डेम टू किल फॉर का उत्पादन रोक दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह बारबेरेला फिल्म में एक अमेजन की भूमिका निभाएंगी। 43. जून 2008 तक
रोज मैकगोवन को मुख्य भूमिका में लेकर बारबेरेला फिल्म के रीमेक की योजना में देरी हो गई है। अभिनेत्री और निर्देशक इसके बजाय फिल्म रेड सोंजा का रीमेक बना रहे थे। 44 मई 2008 में रोड्रिगेज को वुमन इन चेन्स नामक एक जेल ड्रामा टेलीविजन सीरीज के लिए खरीदारी करते हुए देखा गया था, जिसमें रोज मैकगोवन मुख्य भूमिका के लिए संभावित थीं। 45 मई 2009 में रोड्रिगेज ने चित्रकार फ्रैंक फ्रेजेटा और एनिमेटर राल्फ बख्शी के बीच 1983 की फिल्म सहयोग फायर एंड आइस का लाइव एक्शन रीमेक बनाने की योजना बनाई। फ्रेजेटा की मृत्यु के तुरंत बाद यह सौदा बंद हो गया। 32 2011 में रोड्रिगेज ने कॉमिक-कॉन में घोषणा की कि उन्होंने हेवी मेटल के फिल्म अधिकार खरीद लिए हैं और नए क्विक ड्रॉ स्टूडियो में एक नई एनिमेटेड फिल्म विकसित करने की योजना बना रहे हैं। 46 रोड्रिगेज डिजिटल फिल्म निर्माण के एक मजबूत समर्थक है। उन्हें निर्देशक जॉर्ज लुकास द्वारा इस अभ्यास से परिचित कराया गया था, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से रोड्रिगेज को लुकास के मुख्यालय में डिजिटल कैमरों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया था। 25 उन्हें 2010 ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माण में असाधारण योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिकारियों ग्राइंडहाउस के प्रीमियर पर रोड्रिगेज, ऑस्टिन, टेक्सास, 2007। मुख्य लेख प्रीडेटर्स फिल्म 2010 में रोड्रिगेज ने एक नया प्रीडेटर सीक्वल बनाया जिसका नाम प्रीडेटर्स था। इस फिल्म की स्क्रिप्ट मूल फिल्म को देखने के बाद लिखे गए शुरुआती ड्राफ्ट पर आधारित थी। रोड्रिगेज के विचारों में एक ग्रह के आकार का खेल संरक्षण और अपहृत लेकिन कुशल मनुष्यों के एक समूह का शिकार करने के लिए प्रीडेटर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न जीव शामिल थे। ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाओं के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। एक प्रकार का कुल्हाड़ा। मुख्य लेख माचेटे 2010 फिल्म मैचेटे रोड्रिगेज द्वारा निर्देशित एक फीचर फिल्म है और सितंबर 2010 में रिलीज हुई। यह 2007 की फिल्म ग्रिंडहाउस के लिए रोड्रिगेज द्वारा निर्देशित एक नकली ट्रेलर का विस्तार है। इसमें डैनी ट्रेजो ने शीर्षक चरित्र की भूमिका निभाई। ट्रेजो, रोड्रिगेज के दूसरे चचेरे भाई, ने उनके साथ उनकी कुछ अन्य फिल्मों जैसे डेस्परेडो, फ्रॉम डस्क टिल डॉन, वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको और स्पाई किड्स में काम किया है, जहां ट्रेजो पहली बार मैचेटे के रूप में दिखाई दिए थे। हालांकि मूल रूप से प्लेनेट टेरर डीवीडी पर एक अतिरिक्त के रूप में डायरेक्ट टू डीवीडी रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन फिल्म को एक नाटकीय रिलीज के रूप में बनाया गया था। 26 रोड्रिगेज के अनुसार फिल्म की उत्पत्ति डेस्परेडो से हुई है। वे कहते हैं, जब मैं डैनी से मिला तो मैंने कहा, यह आदमी मैक्सिकन जीन क्लाउड वैन डैम या चार्ल्स ब्रॉन्सन जैसा होना चाहिए, जो हर साल एक फिल्म बनाता हो और उसका नाम माचेटे होना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत पहले ही ऐसा करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब तक ऐसा करने का मौका नहीं मिला। इसलिए अब निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और एक फीचर फिल्म बनाना चाहता हूं। 27 रोलिंग स्टोन पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में रोड्रिगेज ने कहा कि उन्होंने 1993 में पटकथा लिखी थी जब उन्होंने डेस्परेडो में ट्रेजो को कास्ट किया था। इसलिए मैंने उन्हें मेक्सिको के एक संघ के बारे में यह विचार लिखा, जिसे अमेरिका में हैचेट जॉब्स करने के लिए काम पर रखा जाता है। मैंने सुना था कि कभी-कभी FBI या DEA के पास वास्तव में कठिन काम होता है, जिसमें वे अपने एजेंटों को नहीं मारना चाहते हैं। वे $25,000 में काम करने के लिए मेक्सिको से एक एजेंट को काम पर रखते हैं। मैंने सोचा, यह माचेटे है। वह आकर बहुत सारा पैसा लेकर बहुत खतरनाक काम करता था, लेकिन यहाँ बाकी सभी के लिए यह मूंगफली के बराबर है। लेकिन मैं इसे बनाने में कभी कामयाब नहीं हुआ। 28 रोड्रिगेज को उम्मीद थी कि वह सिन सिटी, ए डेम टू किल फॉर के साथ ही माचेटे को भी फिल्माएंगे। 29 इसके अतिरिक्त कॉमिक-कॉन इंटरनेशनल 2008 के दौरान उन्होंने माचेटे के बारे में बात करने के लिए समय निकाला, जिसमें इस तरह के विषय शामिल थे। स्थिति माचेटे की रिलीज के बाद
संभावित सीक्वेल और उत्पादन प्राथमिकताएं। 30 यह भी पता चला कि उन्होंने अपने अन्य प्रोडक्शंस के लिए नियमित रूप से इसके सीक्वेंस निकाले हैं, जिसमें वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको भी शामिल है। उद्धरण आवश्यक। माचेटे को अमेरिका में 3 सितंबर 2010 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 5 मई 2010 को रोड्रिगेज ने एंट इट कूल न्यूज पर एक अवैध ट्रेलर जारी करके एरिजोना के विवादास्पद आव्रजन कानून का जवाब दिया। 31 नकली ट्रेलर ने मैचेट ट्रेलर के तत्वों को जोड़ा जो ग्रिंडहाउस में वास्तविक फिल्म के फुटेज के साथ दिखाई दिया। 32 और यह निहित किया कि फिल्म मैचेट के बारे में होगी जो आव्रजन विरोधी राजनेताओं और सीमा चौकियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करेगी। 32 इंटरनेट मूवी डेटाबेस सहित कई मूवी वेबसाइटों ने बताया कि यह फिल्म का आधिकारिक टीजर था। 32 हालांकि बाद में रोड्रिगेज ने ट्रेलर को एक मजाक बताया, यह समझाते हुए कि यह सिंको डे मेयो था और मैंने बहुत अधिक टकीला पी लिया था। 32 स्ट्रीमिंग परियोजनाएं। मई 2020 में रोड्रिगेज ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से घोषणा की जिसमें उन्होंने ग्रोगू की कठपुतली के साथ पोज दिया कि वह स्टार वार्स फ्रेंचाइजी के हिस्से डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन के दूसरे सीजन के एक एपिसोड का निर्देशन करेंगे। 33 उन्होंने एपिसोड के सेट पर ग्रोगू के बगल में गिटार बजाते हुए अपना एक वीडियो भी ट्वीट किया। 34 रोड्रिगेज दिसंबर 2021 में रिलीज हुई द मैंडलोरियन की स्पिन-ऑफ द बुक ऑफ बोबा फेट के कार्यकारी निर्माता भी थे। 35 जहां उन्होंने डॉग स्ट्रेसी, 36 और मोक शाइज को आवाज भी दी थी। 37 2020 में रोड्रिगेज ने वी कैन बी हीरोज, एक शार्कबॉय और लावागर्ल स्पिन-ऑफ लिखा और निर्देशित किया, जिसे 25 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था। 38 अगस्त 2021 में रोड्रिगेज ने HBO और HBO मैक्स के साथ 2 साल का फर्स्ट लुक डील साइन किया था। 39 2023 में उन्होंने नेटफ्लिक्स पर स्पाई किड्स आर्मगेडन रिलीज किया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 40 41 अधूरी परियोजनाएं। मुख्य लेख रॉबर्ट रोड्रिगेज की अधूरी परियोजनाएं। 1998 से रोड्रिगेज के पास माइक ऑलरेड की ऑफबीट कॉमिक मैडमैन के फिल्म अधिकार है। दोनों ने कई मौकों पर इस परियोजना के शुरू होने के संकेत दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि अन्य परियोजनाएं पहले पूरी हो चुकी है। ऑलरेड ने रोड्रिगेज को फ्रैंक मिलर से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सिन सिटी का निर्माण हुआ। नवंबर 2015 में यह घोषणा की गई कि रोड्रिगेज ने फिल्म 100 ईयर्स का निर्देशन किया है, जो 2115 तक रिलीज नहीं होगी। 47 मार्च 2017 में यह घोषणा की गई थी कि रोड्रिगेज डायस्टोपियन साइंसफाई एक्शन फिल्म एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क के रीमेक का निर्देशन करेंगे, जिसका निर्माण मूल निर्देशक जॉन कारपेंटर करेंगे। 48 दिखावे। टिम फेरिस की पुस्तक टूल्स ऑफ टाइटन्स में रोड्रिगेज ने एक अध्याय में सलाह दी है। व्यक्तिगत जीवन। रोड्रिगेज ने अप्रैल 2006 में घोषणा की कि वह और उनकी पत्नी एलिजाबेथ एवेल्लान, जिनसे उनके 5 बच्चे हैं, शादी के 16 साल बाद अलग हो गए हैं। 49 कथित तौर पर ग्रिंडहाउस की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री रोज मैकगोवन के साथ उनका प्रेम प्रसंग। 50 था। 51 अक्टूबर 2007 में एले मैगजीन ने खुलासा किया कि रोड्रिगेज ने बारबेरेला के रीमेक में मैकगोवन को मुख्य भूमिका में लिया था। 52 अक्टूबर 2009 में वे अलग हो गए। 53 अक्टूबर 2010 में उन्होंने एलेक्सा वेगा, स्पाई किड्स सीरीज में कार्मेन कॉटेज को निर्माता सीन कॉवेल से उनकी शादी में गलियारे तक ले गए। 54 मार्च 2014 में रोड्रिगेज ने SXSW फेस्टिवल के दौरान ऑस्टिन, टेक्सास में फ्रैंक फ्रेजेटा की मूल पेंटिंग्स का अपना संग्रह दिखाया। 55 शैली। 2007 में रोड्रिगेज को न केवल अपनी फिल्मों के निर्माण, निर्देशन और लेखन का श्रेय दिया जाता है, बल्कि वे अक्सर अपनी फिल्मों में संपादक, फोटोग्राफी के निर्देशक,
कैमरा ऑपरेटर, स्टेडीकैम ऑपरेटर, संगीतकार, प्रोडक्शन डिजाइनर, विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर और साउंड एडिटर के रूप में भी काम करते हैं। इस वजह से उन्हें वन मैन फिल्म क्रू का उपनाम मिला है। उन्होंने अपनी फिल्म क्रेडिट में अपनी कई भूमिकाओं को संक्षिप्त किया है। उदाहरण के लिए, वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको को रॉबर्ट रोड्रिगेज द्वारा शूट, चॉप और स्कोर किया गया और सिन सिटी को रॉबर्ट रोड्रिगेज द्वारा शूट और कट किया गया। वह अपनी फिल्म बनाने की शैली को मारियाची शैली कहते हैं, अपनी पहली फीचर फिल्म एल मारियाची के संदर्भ में, जिसमें उनकी पुस्तक रेबेल विदाउट ए क्रू के बैक कवर के अनुसार समस्याओं को हल करने के लिए धन नहीं बल्कि रचनात्मकता का उपयोग किया जाता है। वह रात में काम करना पसंद करते हैं, अपने बच्चों के साथ दिन के समय बिताते हैं जब वे घर पर होते हैं, और कहते हैं कि उनका मानना है कि कई रचनात्मक लोग रात के लोग होते हैं। 56 अपनी पुस्तक द डीवी रिबेल्स गाइड में स्टू मास्चविच ने रॉबर्ट रोड्रिगेज सूची शब्द गढ़ा, यानी फिल्म निर्माता उन चीजों की सूची बनाता है जो उनके पास उपलब्ध है, जैसे शानदार कारें, अपार्टमेंट, घोड़े, समुराई तलवारें और इसी तरह की अन्य चीजें, और फिर उस सूची के आधार पर पटकथा लिखता है। 57 रोड्रिगेज ने पुस्तक के लिए एक संक्षिप्त विवरण लिखा जिसमें कहा गया, मैं डिजिटल फिल्म निर्माताओं की नई नस्ल के लिए एक किताब लिखना चाहता था, लेकिन अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त और साथी फिल्म निर्माता स्टू मैशविच ने वर्षों के अनुभव को इस विस्तृत गाइड में समेट दिया है। इस किताब को पढ़े बिना कोई फिल्म न बनाए। 57 फिल्मोग्राफी मुख्य लेख रॉबर्ट रोड्रिगेज फिल्मोग्राफी निर्देशित विशेषताएं वर्ष शीर्षक वितरक 1992 एल मारियाची कोलंबिया पिक्चर्स 1994 4 कमरे मीरामैक्स फिल्म्स 1995 बेधड़क सोनी पिक्चर्स रिलीज 1996 शाम से सुबह तक मीरामैक्स फिल्म्स रोजा सालाजार बटा SAELZR बटा जन्म 16 जुलाई 1985 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने NBC सीरीज पेरेंटहुड 2011 से 2012 और एफएक्स एंथोलॉजी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी मर्डर हाउस 2011 में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने फिल्म एलिटा बैटल एंजेल 2019 के शीर्षक चरित्र के रूप में अपनी सफलता हासिल की और उन्हें ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर 2021 सीरीज में अभिनय के लिए जाना जाता है, जिसका उन्होंने सहनिर्माण भी किया है। सालाजार द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट 2015, मेज रनर द स्कॉच ट्रायल्स 2015 और मेज रनर द डेथ क्योर 2018 में नजर आई और नेटफ्लिक्स फिल्म द किंडरगार्टन टीचर 2018 और बर्ड बॉक्स 2018 में भी नजर आईं। वह अमेजन सीरीज अंडन 2019 से 2022 में भी नजर आईं। प्रारंभिक जीवन सालाजार का जन्म 16 जुलाई 1985 को वाशिंगटन, DC में हुआ था, एक लुइस और मर्लिन सालाजार के घर। 2-3 उनके पिता पेरुवियन है और उनकी मां फ्रेंच कनाडाई है। 4 वह वाशिंगटन, DC और पास के ग्रीनबेल्ट, मैरीलैंड में पली बड़ी। 5 उन्होंने ग्रीनबेल्ट मिडिल स्कूल और ग्रीनबेल्ट में एलेनोर रूजवेल्ट हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6 जहां वह थिएटर प्रोग्राम में सक्रिय थीं। 7 उन्होंने प्रिंस जॉर्ज कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने नाटक का अध्ययन किया। फिर अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड में नाटक की पढ़ाई जारी रखी, जहां उन्होंने मेथड एक्टिंग, इम्प्रोवाइजेशन और प्रदर्शन का अभ्यास किया। आजीविका सालाजार ने 15 साल की उम्र से ही दूसरों का मनोरंजन करने का आनंद लिया और एक युवा वयस्क के रूप में न्यूयॉर्क शहर जाने के बाद अभिनेत्री बनने के बारे में गंभीर हो गईं। वहां वह कई कॉलेज ह्यूमर स्केच में दिखाई दी। 2009 में लॉस एंजिल्स में स्थानांतरित होने के तुरंत बाद उन्होंने ट्रेवर व्हाइट द्वारा लिखित और निर्देशित जेम्सी बॉय में क्रिस्टल का किरदार निभाकर अपनी फिल्मी शुरुआत की। इसके बाद उन्हें 2 हिट टीवी सीरीज में आवर्ती भूमिकाएं मिली, अमेरिकन हॉरर स्टोरी, मर्डर हाउस और पेरेंटहुड।
2015 में उन्होंने विभिन्न सीक्वल में सहअभिनय किया, द डाइवर्जेंट सीरीज, इंसर्जेंट लिन के रूप में, 9 और भूल भुलैया रनर, द स्कॉच ट्रायल्स ब्रेंडा के रूप में, 10। 2016 में सालाज़ार ने लघु फिल्म गुड क्रेजी का निर्देशन और अभिनय किया, 11, जो एक सामाजिक योद्धा की कहानी है। इसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने मेज रनर, द डेथ क्योर में ब्रेंडा के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 2019 में उन्होंने रॉबर्ट रोड्रिग्ज द्वारा निर्देशित मंगा गनम के रूपांतरण फिल्म एलिटा, बैटल एंजेल के साथ अपने प्रमुख स्टूडियो लीड की शुरुआत की। 5। इसने सालाज़ार को कई पुरस्कार दिलाए, जिसमें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन से सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव या एनिमेटेड प्रदर्शन और एसोसिएशन ऑफ लैटिन एंटरटेनमेंट क्रिटिक्स से सर्वश्रेष्ठ आवाज या मोशन कैप्चर प्रदर्शन शामिल है। 12। उस वर्ष यह घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स हॉरर ड्रामा मिनी सीरीज ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर में सालाज़ार की मुख्य भूमिका होगी। 13। इसे 13 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था। 14। 2023 में सालाज़ार को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया। 15। फिल्मोग्राफी, पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2012 लूपर, गंजापन चिंता लघु फिल्म, सौभाग्यशाली पुत्र एलिसा 2013 प्लान बी स्टेफ, महाकाव्य रोलर डर्बी गर्ल आवाज 2014 जेम्सी बॉय क्रिस्टल, खोज में जाने वाली मंडली पोकाओंटास 2015 द डाइवर्जेंट सीरीज, इंसर्जेंट लिन, रात के उल्लू मेडलिन नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए हिल कंट्री फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता, प्रदर्शन के लिए ट्विन सिटीज फिल्म फेस्ट ब्रेकथ्रू अचीवमेंट पुरस्कार। मेज रनर, द स्कॉच ट्रायल्स ब्रेंडा 2016 अच्छा पागल रोजा लघु फिल्म, निर्देशक और लेखक भी नामांकित सनडांस फिल्म फेस्टिवल लघु फिल्म ग्रैंड जूरी पुरस्कार। 2018 में वाल्च ने उपन्यास द नाजी एंड द बार्बर के फिल्म रूपांतरण में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए सहमति व्यक्त की। उन्होंने मुख्य भूमिका, सामूहिक हत्यारे मैक्स शुल्ज की भूमिका को रसदार भूमिका के रूप में वर्णित किया। 35। 2019 में वाल्च ने क्राइम फिल्म जॉर्जटाउन का निर्देशन और अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिस पर अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का संदेह है। फिल्म का प्रीमियर 2019 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 14 मई 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 36। 37। 2020 में वाल्च ने वेब सीरीज मोस्ट डेंजरस गेम में अभिनय किया, जिससे उन्हें अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 38। 2021 में उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई में अर्नस्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड की भूमिका को दोहराया। 39। उन्होंने 2023 में अमेजन प्राइम सीरीज द कंसल्टेंट में अभिनय किया। 40। वाल्च को उनके करियर के सम्मान में 17 अक्टूबर 2024 को न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल में आइकॉन अवार्ड मिला। फेस्टिवल की शुरुआत वाल्च अभिनीत फिल्म ओल्ड गाय के प्रीमियर से हुई। 41। व्यक्तिगत जीवन, वाल्ट्स और उनकी पत्नी जूडिथ होल्स्टे 2010 में 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह में। वाल्च का जन्म ऑस्ट्रियाई मां और जर्मन पिता के घर वियना में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके जर्मन पिता ने केवल जर्मनी का नागरिकता प्रमाणपत्र मांगा था। ऑस्ट्रियाई मां से पैदा होने के कारण वाल्च जन्मसिद्ध अधिकार से ऑस्ट्रियाई थे और उन्होंने औपचारिक रूप से 2010 में अपने ऑस्ट्रियाई नागरिकता प्रमाणपत्र का अनुरोध किया। इस प्रकार उनके पास ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों की नागरिकता थी, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हैं कि उनके पास जर्मन पासपोर्ट भी एक कानूनी नागरिकता कानून की तुच्छता है। 3। यह पूछे जाने पर कि क्या वह विनीज महसूस करते हैं, उन्होंने जवाब दिया, मैं वियना में पैदा हुआ, वियना में पला बढ़ा, वियना में स्कूल गया, वियना में स्नातक किया, वियना में अध्ययन किया,
वियना में अभिनय करना शुरू किया और कुछ और विनीज लिंक होंगे। आप इसे और कितना ऑस्ट्रियाई चाहते हैं? 42 उन्होंने 2020 में प्राकृतिकरण द्वारा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की, यह देखते हुए कि वह प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं के इस पुराने सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते थे, क्योंकि वे 2010 से लॉस एंजिल्स में रह रहे थे। 43 वाल्च की अपनी पूर्व पत्नी जैकलीन नी राउच से 3 बच्चे हैं, जो मूल रूप से न्यूयॉर्क की एक नृत्य चिकित्सक है। 44 दोनों लंदन में रहते थे और उनकी शादी 17 साल तक चली। 7-8 वाल्च ने अपनी दूसरी पत्नी जर्मन कॉस्ट्यूम डिजाइनर जूडिथ होल्स्टे से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी है। वे अपना समय बर्लिन, वियना और लॉस एंजिल्स के बीच बांटते हैं। 45-46 फिल्मोग्राफी 23 जुलाई 2009 को लीसेस्टर स्क्वायर में इंग्लोरियस बास्टर्ड्स के यूके प्रीमियर में वाल्च। मुख्य लेख क्रिस्टोफ वाल्च फिल्मोग्राफी। चयनित फिल्मोग्राफी इनग्लोरियस बास्टर्ड्स 2009 हंस लांडा के रूप में, द ग्रीन हॉर्नेट 2011 चुडनोफ्स्की के रूप में, हाथियों के लिए पानी 2011 अगस्त के रूप में, द थ्री मस्कटियर्स 2011 कार्डिनल रिचेल्यू के रूप में, कार्नेज 2011 एलन कोवेन के रूप में, जेंगो अनचेंड 2012 डॉ किंग शुल्ट्स के रूप में, एपिक 2013 मैनड्रेक आवाज के रूप में, जीरो थ्योरम 2013 कोहेन लेथ के रूप में, बिग आइज 2014 वाल्टर कीन के रूप में, स्पेक्ट्रे 2015 अर्नस्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड के रूप में, द लीजेंड ऑफ टार्जन 2016 लियोन रोम के रूप में, ट्यूलिप फीवर 2017 कॉर्नेलिस सैंडवूड के रूप में, डाउनसाइजिंग 2017 डुसन मिर्कोविक के रूप में, एलिटा बैटल एंजेल 2019 डॉ डायसन इडो के रूप में, जॉर्ज टाउन 2019 उल्रिच मॉट के रूप में, रिफकिंस फेस्टिवल 2020 डेथ के रूप में, द फ्रेंच डिस्पैच 2021 पॉल डुवल के रूप में, नो टाइम टू डाई 2021 अर्नस्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड के रूप में, गिलर्मो डेल टोरो की पिनोच्चियो 2022 काउंट वोल्पे के रूप में, आवाज डेड फॉर ए डॉलर 2022 मैक्स बोरलैंड के रूप में, द पोर्टेबल डोर 2023 हम्फ्री वेल्स के रूप में। यह भी देखे जीवनी पोर्टल। फिल्म पोर्टल ऑस्ट्रियाई अकादमी पुरस्कार विजेताओं और नामांकितों की सूची। जर्मन अकादमी पुरस्कार विजेताओं और नामांकितों की सूची। क्रिस्टोफ वाल्त्स जर्मन KSTF VLTS जन्म 4 अक्टूबर 1956 एक ऑस्ट्रियाई और जर्मन अभिनेता है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्रिय। 1, 2, 3 उन्होंने अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में खलनायक और सहायक भूमिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। उनके पुरस्कारों में 2 अकादमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 2 बाफ्टा पुरस्कार और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार शामिल है। वाल्च की अमेरिकी सफल भूमिका क्वेंटिन टारनटिनो की 2009 की फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में आई, जिसमें उन्होंने हंस लांडा की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार और कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उन्होंने टारनटिनो के साथ फिर से जंगो अनचेंड 2012 में काम किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार जीता, इस बार डॉ किंग शुल्ट्स नामक एक बाउंटी शिकारी के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए। उन्होंने कार्नेज 2011, द जीरो थ्योरम 2013, बिग आइज 2014, डाउनसाइजिंग 2017, एलिटा बैटल एंजेल 2019 और द फ्रेंच डिस्पैच 2021 में भी अभिनय किया है। वह जेम्स बॉन्ड फिल्मों स्पेक्ट्रे 2015 और नो टाइम टू डाई 2021 में अर्नस्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड के रूप में दिखाई दिए।
प्रारंभिक जीवन। वाल्च का जन्म 4 अक्टूबर 1956 को वियना में हुआ था। 4 जोहान्स वाल्च, एक जर्मन सेट डिजाइनर, और एलिजाबेथ उर्बानिक, ऑस्ट्रियाई और स्लोवेनियाई मूल की एक ऑस्ट्रियाई पोशाक डिजाइनर के बेटे। 5, 6, 7 वाल्च एक नाटकीय विरासत के परिवार से आते हैं। उनकी नानी बर्ग थिएटर और मूक फिल्म अभिनेत्री मारिया मायेन थीं, और उनके सौतेले दादा एमेरिच रीमर्स और उनके परदादा जॉर्ज रीमर्स दोनों मंच अभिनेता थे, जो मूक फिल्मों में भी दिखाई दिए। 6, 8 वाल्च के नाना रुडोल्फ वॉन अर्बन स्लोवेनियाई मूल के मनोचिकित्सक थे। 5 ए और सिगमंड फ्रायड के छात्र थे। 11 वाल्च के पिता की मृत्यु हो गई जब वह 7 साल के थे। 12 13 स्टीनब्रेचर की शादी पहले निर्देशक माइकल हनेके की मां से हुई थी। नतीजतन वाल्च और हनेके के सौतेले पिता एक ही थे। 14 वाल्च को युवावस्था में ओपेरा का शौक था। उन्होंने अपना पहला ओपेरा बिर्गिट निल्सन के साथ शीर्षक भूमिका में टरनडोट लगभग 10 साल की उम्र में देखा था। एक किशोर के रूप में वाल्च सप्ताह में 2 बार ओपेरा देखने जाते थे। 13 उन्हें थिएटर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 6 और वे ओपेरा गायक बनना चाहते थे। 11 वियना के थेरेसियन से स्नातक होने के बाद। 6 वाल्च प्रसिद्ध मैक्स रेनहार्ड सेमिनार में अभिनय का अध्ययन करने गए। 15 उसी समय उन्होंने वियना के संगीत और प्रदर्शन कला विश्वविद्यालय में गायन और ओपेरा का भी अध्ययन किया, लेकिन अंततः निर्णय लिया कि उनकी आवाज ओपेरा करियर के लिए पर्याप्त अच्छी नहीं थी। 8 16 1970 के दशक के अंत में वाल्च ने कुछ समय न्यूयॉर्क शहर में बिताया, जहां उन्होंने ली स्ट्रेसबर्ग और स्टेला एडलर के साथ प्रशिक्षण लिया। आजीविका। यह भी देखें क्रिस्टोफ वाल्च द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। यूरोप लौटने पर वाल्च को स्टेज अभिनेता के रूप में काम मिला और उन्होंने शॉस्पीलहॉस ज्यूरिख में अपनी शुरुआत की। 17 उन्होंने वियना, साल्ज़बर्ग, कोलोन और हैम्बर्ग में भी प्रदर्शन किया। 8 11 वे 1980 से 2000 के वर्षों में एक विपुल टेलीविजन अभिनेता बन गए। 2000 में उन्होंने जर्मन टेलीविजन प्रोडक्शन वेन मैन सिच ट्राउट के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। 18 1990 में उन्होंने इयान रिचर्डसन के साथ ब्रिटिश टीवी श्रृंखला द ग्रेवी ट्रेन में डॉ. हंस जोआचिम डोरफमैन की भूमिका निभाई। यह शो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के कार्यालयों में स्थापित साजिश और कुकर्मों की कहानी है। 2007 में वाल्च ने रॉबर्ट सेपोलस्की के ए प्राइमेट मेमोयर के जर्मन संस्करण मीन लेबेन अल्स पावियन का ऑडियोबुक सुनाया। 20 क्वेंटिन टारनटिनो की 2009 की फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में वाल्च ने एसएस स्टैंडर्टन फ्यूहर हंस लांडा का किरदार निभाया, जिसे द यहूदी हंटर के रूप में भी जाना जाता है। चतुर, विनम्र, बहुभाषी लेकिन साथ ही स्वार्थी, चालाक, अरिग और हत्यारा लांडा का चरित्र ऐसा था कि टारनटिनो को डर था कि उसने ऐसा हिस्सा लिखा होगा जो निभाने लायक नहीं था। 21 वाल्च को 2009 के कान फिल्म समारोह में इस प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और आलोचकों और जनता से प्रशंसा प्राप्त हुई। 2009 में उन्होंने आलोचकों के पुरस्कार सर्किट पर कब्जा करना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल, बोस्टन सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, 22 लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स। अगले महीने उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा जीता। 23 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। 24 25 टारनटिनो ने अपनी फिल्म के लिए वाल्च के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि लांडा मेरे द्वारा लिखे गए और कभी लिखे जाने वाले सबसे अच्छे पात्रों में से एक है, और क्रिस्टोफ ने इसे बखूबी निभाया। यह सच है कि अगर मुझे क्रिस्टोफ जितना अच्छा कोई नहीं मिलता तो शायद इनग्लोरियस बास्टर्ड्स नहीं बना पाता। 26 2010 में वाल्च ने द ग्रीन हॉर्नेट 2011 में गैंगस्टर बेंजामिन चुर्नोफ्स्की की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने वाटर फॉर एलिफेंट्स और रोमन पोलांस्की की कार्नेज में अभिनय किया। उन्होंने क्वेंटिन टारनटिनो की जंगो अनचेन्ड
2012 में जर्मन बाउंटी शिकारी किंग शुल्ट्ज की भूमिका निभाई। एक भूमिका टारनटिनो ने विशेष रूप से वाल्च के लिए लिखी थी। 27 फिल्मांकन से पहले एक प्रशिक्षण दुर्घटना के दौरान वाल्च ने अपनी श्रोणि को घायल कर लिया, हालांकि इसने फिल्म में उनकी भूमिका को प्रभावित नहीं किया। 28 उनकी भूमिका ने उन्हें एक बार फिर प्रशंसा दिलाई। वाल्च ने गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और अंततः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। अप्रैल 2013 में उन्हें 2013 कान फिल्म फेस्टिवल में मुख्य प्रतियोगिता जूरी के सदस्य के रूप में चुना गया था। 29 उन्होंने 2013 के अंत में एंटवर्प में व्लामसे ओपेरा में और 2014 की शुरुआत में गेंट में ओपेरा डेर रोसेनकावलियर का निर्माण निर्देशित किया। 2014 में उन्हें 64वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए जूरी के सदस्य के रूप में चुना गया था। 31 उन्होंने टिम बर्टन की बिग आइज में वाल्टर कीन के रूप में अभिनय किया, जो 25 दिसंबर 2014 को खुला। 32 और जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 24वीं फिल्म स्पेक्ट्रे में अर्नस्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड के रूप में दिखाई दिए। 34 जुलाई 2016 में उन्होंने द लीजेंड ऑफ टार्जन में मुख्य खलनायक कैप्टन लियोन रोम, एक भ्रष्ट बेल्जियम कप्तान की भूमिका निभाई। 2017 में वाल्च ट्यूलिप फीवर और डाउनसाइजिंग फिल्मों में दिखाई दिए। 2019 में वाल्च एक्शन फंतासी एलिटा, बैटल एंजेल में दिखाई दिए। उन्होंने 2017 के अंत में एंटवर्प में व्लामसे ओपेरा में और 2018 की शुरुआत में गेंट में ओपेरा फालस्टाफ का निर्माण निर्देशित किया। तो दोस्तों बात की जाए रिलीजिंग डेट के बारे में तो 31 जनवरी 2019 को इसे लॉर्ड लेविस ग्रेट लंदन में रिलीज़ किया गया था और इसके बाद 14 फरवरी 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ कर दिया गया था। और टोटल बजट की बात की जाए तो 150 से 200 मिलियन का टोटल इस मूवी का बजट रहा था। बाकी मूवी ने कलेक्शन 405 मिलियन का किया था, जो कि बड़ी ही प्रॉफिटेबल थी और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था। बाकी यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।